Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta, and I'm PGT Biology since last 15 years. और आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और welcome to all of you, heartily welcome to all of you in your own favorite YouTube channel. This channel provides all educational content to students of biology and makes study learning oriented with romantic girls. तो हो जाए एक अर्ज किया है एक दफा भूले से चांद कह दिया, एक दफा उन्हें भूले से चांद कह दिया, साहिबा इसी गुरूर में भूले से एक दफा चांद कह दिया, साहिबा इसी गुरूर में उस फलक पे जाके बैठे हैं। अब जरा हमें भी आ गया है गुरूर। एक दफा उन्हें चांद कह दिया, इसी गुरूर में साहिबा उस फलक पे जाके बैठे हैं। अब उस चांद से भी कहो हमसे इस जमी पे आके मिले, अब उस चांद से भी कहो हमसे आकर इस जमी पे मिले। हम तो यहाँ भी उनके लिए सितारों की चादर सजा के बैठे हैं। तो कैसा लगा? मजाक खत्म, टॉपिक शुरू। तो क्या टॉपिक चल रहा था बुला देते हैं आप सभी। तो हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, क्लास 12th RBSc English and Hindi medium, and it also useful for CBSE students because this chapter also present in 12th CBSE name reproduction in organism, and same chapter जो है सेम टॉपिक्स जो है उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ जिस अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवों में जनन, या हम कहें आवर्त बीजी पादपों में जनन। सीधे सीधे कहूँ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे। तो आप सभी को शायद अच्छे से सीन हो रहा है, मुझे लगता है। कोई पूछे कि क्या है ये जनन, क्या है जनन की प्रक्रिया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप आसानी से इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स हैं और हम इस तरह के प्रोसेस देखते हैं। हमारे पेरेंट्स से हम किस तरह उत्पन्न हुए हैं, किस तरह प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो ही जनन है, जिसे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इजी सी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। कोई पूछे क्या है जनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो सीधा सरल एक सटीक सा जवाब मैं एक परिभाषा के जरिए आपको समझा देता हूँ। वह जैविक प्रक्रम जिसके अंतर्गत एक पूर्व स्थित व परिपक्व जीव, जिसे जनक कहते हैं, वह जैविक प्रक्रम जिसके अंतर्गत एक पूर्व स्थित व परिपक्व जीव, जिसे जनक कहते हैं हम। मात्रक हो सकता है, पैतृक हो सकता है, माता पिता दोनों हो सकते हैं। अगर लैंगिक जनन है तो संतति
उत्पन्न करते हैं या संतान उत्पन्न करते हैं। संतति और जो संतान है वो आकृति आकार में छोटी होगी, लेकिन जो स्वरूप है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो हूबहू अपने जनक के समान होगा। मैं फिर से छोटी सी परिभाषा थी, मैं उसे रिपीट करता हूँ। The vital or biological process in which pre-existing and mature organism, that means parent, produces similar configured, हाँ जी, जो ओरिएंटेशन है या जो भी फॉर्म बोलूं वो सेम है, similar configured but small sized individual, that mean progenies कह दें या आप offspring कह दें, and this entire procedure is referred as reproduction। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। The vital process in which pre-existing and mature organism, that means parent, produces similar configured but a small sized individual, that means progenies or offspring, this entire procedure is referred as reproduction। तो आप सभी को अच्छे से सीन हो रहा है। कोई पूछे कि जरूरत क्या है इस जनन की, क्या असेंशियलिटी है, क्या नीड है, क्यों नेसेसिटी, हाँ जी, क्या नेसेसिटी है इसकी, तो क्यों नेसेसरी है जनन। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं चुनिंदा, अच्छे से छांट के खुद नहीं बनाए हैं, तो बुक में ऐसी चीजें हैं नहीं। तो असेंशियलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन की आवश्यकता, तो उसमें जो मेरा प्रथम बिंदु है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, वो है लाइफ एग्जिस्टेंस। हाँ जी, फॉर सस्टेनेबल लाइफ और सस्टेन्ड लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन काफ़ी अनिवार्य है। और रिप्रोडक्शन के ज़रिए डिफरेंट काइंड की जो है वो स्पीसीज जनरेट होती है या बनती है, प्रोड्यूस होती है, और जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है प्रोसीजर कहलाता है स्पीशिएशन। हिंदी में कहा जाता है जाति उद्भवन। तो मैं कुछ इस तरह बयां करूं इस बिंदु को, जीवन अस्तित्वता बनाए रखने हेतु जनन उत्तरदायी है। हाँ जी, नवीन जातियों की उत्पत्ति या जाति उद्भवन के लिए जो है जनन का काफी महत्व है या अहम भूमिका है। तो हाँ जी, फॉर लाइफ एग्जिस्टेंस, फॉर सस्टेन्ड लाइफ कह दें या सब्सिस्टेंस कह दें, इनके लिए जो है जनन काफी अनिवार्य है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। हाँ जी, दूसरे बिंदु पे अपना रुख करते हैं। प्रथम बिंदु जो है शायद अच्छे से भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है जेनेटिक कंटिन्यूटी। तो जेनेटिक कंटिन्यूटी क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं पहले से, आनुवंशिक सततता। तो हिंदी में आनुवंशिक सततता कहा जाता है जनन, इनहेरिडिटी और इनहेरिटेंस, जिसे वंशानुगमन या वंशागति कहते हैं, उसके लिए भी उत्तरदायी है। क्या है वंशानुगमन, कोई पूछे तो सीधा सटीक सा जवाब है आपके पास में, जनन के द्वारा ही जो जनक हैं उनसे संतति उत्पादन होगा, और जो जनक के आनुवंशिक लक्षण हैं या विशेषक हैं, जेनेटिक ट्रेट्स, वो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट होंगे। मैं कुछ इस तरह से कहूँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और वन जनरेशन टू अनदर इज रेफर्ड एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। और सीधे सीधे मैं कहूँ कि reproduction is also essential for genetic continuity और heredity और inheritance। तो शायद दूसरे बिंदु का भी अवबोध हो चुका है आप सभी को। तो हम तृतीय जो है अपने बिंदु पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहा जाता है। कोई पूछे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, है क्या चीज ये, क्या भला है बायोडाइवर्सिटी। तो अब ह्यूमन को क्या लेना देना बायोडाइवर्सिटी से,
ह्यूमन तो अपनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में लगा हुआ है, 8 बिलियन के आसपास पहुंचने वाली है वर्ल्ड में। तो हाँ जी, जो ग्लोब पे अगर मैं कहूँ ग्लोबल पॉपुलेशन ह्यूमन की वो 8 बिलियन का 8 अरब, हाँ जी 8 बिलियन का आंकड़ा टच करने पे आ गई है। तो कम करें इसको और बायोडाइवर्सिटी करें इंक्रीज, हाँ जी जैव विविधता करें इंक्रीज। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी तरह के जीवों को यहाँ जीने का हक है और अपने साथ ह्यूमन अदर ऑर्गेनिजम्स का भी ध्यान रखे, उनकी देखरेख करे और उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाए। तो कोई पूछे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो जवाब दे देते हैं हम आपको सीधा सा। जीवों में परिवर्तनशीलता और विभिन्नता, उसके साथ उसके पारिस्थितिक संकुल जिसको हम कहें पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें हैबिटाट जिसके अंदर वो आवास जिसको बोलते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं जीव, उनमें भी विविधता है। हाँ जी, तो बायोडाइवर्सिटी की सटीक सी एक डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, मैन्यूवरेबिलिटी और वेरिएबिलिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे लिव। तो यहाँ जैसे आपको इजीली पढ़ने को मिल रही है, फॉर वेरिएबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी अमंग ऑर्गेनिज्म और ऑफ इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, हैबिटाट किस तरह के आवास, तो हम अलग अलग तरह के आवासों में रहते हैं। जैसे अगर हम अपने भी बारे में बात करें तो स्थल पे भी हम रूरल इकोसिस्टम में भी रहते हैं, हम ग्रामीण पारितंत्र जिसको कहते हैं गांव में, और अर्बन इकोसिस्टम में भी रहते हैं, शहरी पारितंत्र जिसको कह देते हैं, शहरों में भी रहते हैं इसका मतलब। और ये तो हो गए ह्यूमन के, बाकी आप और भी डेजर्ट है जिसको रेगिस्तान या मरुस्थल कहा जाता है, और भी इनके अलावा हैं जिनमें फॉरेस्ट हो गया, एल्पाइन मीडो हो गए, ठीक है, वेटलैंड हो गए, वाटर वाले में या एक्वेटिक सोर्स में ही बात करें तो फ्रेश वाटर हो गया, मैराइन वाटर हो गया, ईस्टुरीज हो गई। हाँ जी, ईस्टुरीज वो जगह है जहाँ दो नदियों का पानी मिले, या मैं कहूँ दो समुद्र का पानी मिले, या रिवर और सी जो है वो एक साथ मिले। हाँ जी, जहाँ नदी और सागर का संगम होगा वह स्थल है ईस्टुरीज, जिसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो स्वच्छ पानी की झीलें हो गई, स्वच्छ पानी हो गया और समुद्री पानी हो गया, इसके अलावा ईस्टुरीज में जिसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो अलग अलग तरह के मैंने आपको इकोसिस्टम बताए जिनमें अलग अलग तरह के जीव निवास करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जनन और भी जीवों में विविधता के लिए तो जरूरी है ही है, उनमें परिवर्तनशीलता, उनके नेचर में परिवर्तनशीलता के लिए तो जरूरी है ही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डेड ऑर्गेनिज्म का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है, हाँ जी लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट, तो लिखा हुआ है फॉर रिप्लेसिंग डेड ऑर्गेनिज्म बाय प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू प्रोजेनीज। तो नई प्रोजेनी जब ही बनेगी जब जनन होगा। हाँ जी, तो जितने भी जीव हैं उन मृत जीवों का स्थान नवीन जीवों द्वारा या नवीन संततियों द्वारा ले लिया जाता है। इस धरा पे जो भी आया है उसका नाश होगा ही होगा। जितनी भी सृष्टि में वस्तुएं, चाहे वह जैविक है चाहे अजैविक है, सभी नश्वर हैं, सभी नाशवान हैं। एक ना एक दिन वो इस मिट्टी में, इस धरा में विलीन होंगी ही होंगी। तो जब विलीन होंगी तो उनका प्लेस भी जो है कोई दूसरा ले लेगा। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स आपको बोले, मैं एक बार फिर से 4 बिंदुओं का आपको जिक्र कर देता हूँ। हिंदी शब्द में आपको बता देता हूँ क्योंकि इंग्लिश टर्म यहाँ लिखे हुए हैं। लाइफ एग्जिस्टेंस, दैट मीन जीवन अस्तित्वता। सेकंड पॉइंट था जेनेटिक कंटिन्यूटी, दैट मीन आनुवंशिक सततता। और अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। और लास्ट 4 पॉइंट जो था वो था
रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, दैट मीन मृत प्रतिस्थापन। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ करते हैं मूव। और वो है आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई अगर पूछे कि कितने प्रकार हैं जनन के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सीबीएसई और आरबीएसई में 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको एक और टाइप बीएससी के अंदर देखने को मिलता है जी। मोस्टली लेकिन सभी स्टूडेंट नीट नहीं कर पाते, या मैं कहूँ कि मोस्टली स्टूडेंट अगर 100 स्टूडेंट हम एक क्लास के अंदर मान के चले तो उनमें से 95 जो स्टूडेंट हैं वो प्लेन बीएससी की तरफ मूव कर जाते हैं, या जो है वो नीट से अलग किसी एग्जाम को चुनते हैं। हाँ जी, कुछ चुनिंदा बच्चे ही हैं जो नीट का एग्जाम फाइट करते हैं। तो हम 90 पे ज्यादा फोकस कर लें, अभी 10 को भी छोड़ा नहीं है। अभी आप सभी बने रहे हमारे साथ, धीरे धीरे जो है आपको अन्य जितने भी नवीन शब्दावली हैं, हाँ जी, जितने भी न्यू टर्म्स हैं या कुछ इस तरह के टर्म्स जो बुक में नहीं हैं और जो नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनसे आपको परिचित करवा दिया जाएगा समय समय पर। तो आप सभी बने रहे हमारे साथ। मैं फिर से अपनी टॉपिक की तरफ रुख करता हूँ। इसमें जनन के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको बता रहा था, जिनमें यहाँ 2 तरह का जनन देखने को मिलता है आपको। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के अलावा यहाँ लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि हायर क्लासेस में एक अन्य प्रकार का आपको जनन देखने को मिलेगा, तो वह कायिक प्रवर्धन, जिसे कायिक जनन की संज्ञा भी दी गई है। हाँ जी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, एक ही बात है। बट यहाँ भी आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्टडी करने वाले हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही एक पार्ट मान के हम यहाँ पढ़ेंगे, एक हिस्सा मान के, भाग मान के उसका यहाँ हम उसका जिक्र करेंगे। तो मैं सबसे पहले आता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे। सोनी सी एक अच्छी सी एक बढ़िया सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, परिभाषा। कोई पूछे व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ, यहाँ केवल सिंगल पेरेंट या इंडिविजुअल पेरेंट ही, इधर मेल और फीमेल ही पार्टिसिपेट करता है। यहाँ ना तो गैमीटोजेनेसिस होगा, ना तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, ना गैमीट फ्यूजन होगा, और ना ही जायगोट बनेगा। तो एक सिंपल सी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसी से सेक्सुअल की बन जाएगी। तो आप बने रहे हमारे साथ। जनन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत, जनन का एक प्रकार है, इतना आप सभी ने पढ़ लिया है। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जिनकी। तो जनन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत केवल एकल या व्यक्तिगत जनक या तो नर या मादा ही भाग लेते हैं, तथा यहाँ ना तो युग्मक संलयन और ना ही युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया पूरी होगी। तो मैं कुछ इस तरह से इसे बयां करूं कि a kind of reproduction in which only individual parent participates, either male or female, not both, and syngamy, that means amphimixis बोल दे, fusion of gametes बोल दे, एक ही बात है।
एंड सिनगैमी एंड जायगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर। हाँ जी, ना तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, ना ही डिप्लॉयड जायगोट बनेगा यहाँ। तो आप सभी को शायद बखूबी परिभाषा का ज्ञान हो चुका है। हम इसी से ही जो है वो इसी परिभाषा से एक लैंगिक जनन की परिभाषा को बनाना सीख लेते हैं। तो जनन का वह प्रकार जिसके अंतर्गत दोनों जनक भाग लेते हैं, अर्थात नर व मादा। अब यहाँ दोनों भाग लेंगे, नर भी भाग लेगा और मादा भी भाग लेगा, तथा युग्मक निर्माण भी होगा, युग्मक संलयन भी होगा और युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी होगी। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच both parent participate, that mean male and female both participates, and syngamy and zygote formation। अगर इसका मतलब अब यहाँ होगा, यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी होगा और जायगोट भी बनेगा। तो हाँ जी, लैंगिक और अलैंगिक दोनों की परिभाषा से मैंने आपको यहाँ अवगत करवा दिया है। हम आगे चलते हैं। स्पेशलिटीज कोई पूछे और दोनों में क्या अंतर है, आपको यही पता लग जाएगा अभी परिभाषा का अंतर। और इस डेफिनेशन से मैं 2 पॉइंट चुराने वाला हूँ स्पेशलिटीज के या विशिष्टताओं के, तो आपको इजीली दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईदर मेल और फीमेल, दैट मीन इंडिविजुअल पेरेंट। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि यहाँ केवल व्यष्टि जीव भाग लेगा, जो है व्यक्तिगत जनक भाग लेगा, यहाँ केवल मादा या केवल नर ही भाग लेगा, यहाँ दोनों भाग नहीं लेते। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो फर्स्ट पॉइंट से हम कंपैरिजन कर लें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स, दैट मीन पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। अब हम चर्चा करें अपने दूसरे बिंदु की, तो वो भी परिभाषा से ही चुरा ले आप। तो सिनगैमी एंड जायगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर। यहाँ ना तो युग्मक संलयन होगा ना युग्मनज निर्माण होगा। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो युग्मक संलयन भी होगा और युग्मनज निर्माण भी होगा, दैट मीन सिनगैमी एंड जायगोट फॉर्मेशन अकर। तो 2 पॉइंट आपको शायद अच्छे से बखूबी समझ आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, आ गए हैं, मुझे पता है। आप वहां बैठ के कह रहे हैं सर ये तो बहुत इजी टॉपिक चल रहे हैं, तो अभी थोड़े जब तक पहुंचेंगे, थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस। अधीर को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो थोड़ा पेशेंस रखें, सभी चीजें मिलेंगी। थर्ड पॉइंट का हम जिक्र करते हैं, sexual reproduction also responsible for formation of a clone progeny। क्लोन, हाँ जी, जो हुबहू आकृति छोटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे वृद्धि करके वह जनक के समान ही आकृति में भी हो जाएगा, आकार में भी हो जाएगा। जो स्वरूप है हुबहू वो जनक के जैसा है, साथ साथ उसके जो लक्षण प्रारूप हैं उनके साथ जीन प्रारूप भी जनक के समान होंगे। मैं कुछ इस तरह से कहूं कि जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप हैं वो पेरेंट के जैसे होंगे। यहां लिखा हुआ है प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विद देयर पेरेंट। तो हम कुछ इस तरह से कहें, क्लोन बिल्कुल हुबहू फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में ही अपने जनक के समान दिखाई देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोन प्रोजेनीज। तो बिल्कुल हुबहू बनेंगे। जितने अगर मान लिया जाए कि एक मात्र पादप मान ले या पैतृक पादप मान ले गुलाब का, जिसे रोजा इनवॉल्यूकरेटा कहा जाता है, हम उस गुलाब की जो है पादप की ट्विग्स जो है वो रिमूव करके काट के उनको अगर सोवन करते हैं, उनको हम बो देते हैं और उनसे जो बनने वाले संतति पादप हैं हुबहू
उस मात्र पादप या मैटरनल प्लांट या पैटर्नल प्लांट के जैसे होंगे। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो फिनोटिपिक ट्रेट्स, जीनोटिपिक ट्रेट, उनकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, हूबहू उस मात्र पादप जैसा होने वाला है या उस पेरेंट प्लांट जैसा होने वाला है। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ अंतर विभेदन कर लें। यहाँ पे क्लोन प्रोजेनी बन रही है, जबकि जो लैंगिक जनन है उसमें विविध जीव बनेगा। हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल और रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट प्रोजेनी। क्या है विविध जीव, तो आपको समझ में आ ही गया है। जितने भी जीव बनने वाले, जितनी भी संतति बनेगी, उनमें माता और पिता यानी कि फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर मर्ज होके आते हैं या उनके लक्षणों का समावेश होता है, दोनों के, अपने पिता के भी और माता के भी। तो इसकी वजह से जो उत्पन्न संतति है वो लक्षणों में कुछ जुदा होगी, अपने माता पिता से मैं कुछ कहूँ भिन्न होगी। तो उसका कारण है आनुवंशिक पुनर्योजन, जो जीन विनिमय जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसका आप जो पोर्शन है चैप्टर सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आप सभी उसकी स्टडी पहले से कर चुके हैं, जहां मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज आती है। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर आता है जिसे जीन विनिमय कहा जाता है। तो पूछो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो आप सभी जानते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हाँ जी, जितने भी समजात गुणसूत्र हैं उनके जो गैर भगिनी अर्ध गुणसूत्र हैं, नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं, उनके मध्य जीनों के आदान प्रदान या जीन के विनिमय की क्रिया कहलाएगी क्रॉसिंग ओवर। इसी के द्वारा या इसी के दौरान हमारे पास कुछ नवीन संयोजन उत्पन्न होगा गुणसूत्रों का, जिसे पुनर्योगज गुणसूत्र कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। और एंटायर प्रोसीजर इज रेफर्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसे हम आनुवंशिक पुनर्योजन भी कहते हैं। तो इनकी चर्चा हम फिर से करेंगे, अध्याय 5th आएगा आपका सीबीएसई वालों का, वहां इसकी चर्चा की जाएगी। और जो आरबीएसई वाले हैं उनका 9th यूनिट है, 9th यूनिट जेनेटिक्स की है, वहां 3 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो उनकी चर्चा वहीं करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3rd पॉइंट की, और मुझे लगता है आप सभी को उसका अवबोध हो चुका है भली भांति। हम रुख करते हैं 4th पॉइंट की तरफ। जो हमारा 4th पॉइंट है, अब कुछ खास पॉइंट, बहुत अगर कहूं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हाँ जी, इट इज फास्ट और क्विक प्रोसीजर, तीव्र प्रक्रम है अलैंगिक जनन। जितने भी गुलाब की कलमें काटी तुरंत उग जाएंगी, लेकिन अगर बीज से लगाया जाए तो बीज से जो पादप को, संतति पादप को बनने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा। जो सीड से जो हम कर रहे हैं सोन बोके, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, लेकिन जो हम कलम लगा रहे हैं, कटिंग्स बोलते हैं उनको, कलम लगाना या हम कर्तन बोलते हैं, तो वो काफी जल्दी हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ क्विक प्रोसीजर। मैं कुछ इस तरह से कहूं, मोर प्रोडक्शन इज लेस टाइम ड्यूरेशन, मोर प्रोजेनीज प्रोडक्शन इन लेस टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम ड्यूरेशन। जबकि हम अगर लैंगिक जनन की चर्चा करें तो क्विक की जगह आप आ जाएगा स्लो प्रोसीजर। इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मंद और स्लो प्रोसीजर, मंद प्रक्रिया है। इसका मतलब लेस प्रोडक्शन इन मोर टाइम ड्यूरेशन, ऐसा लिखा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम 5th पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। यहाँ हाँ जी, तो सेक्स ऑर्गन, जब लैंगिक जनन चल ही नहीं रहा है, लैंगिक जनन की जब हम चर्चा ही नहीं कर रहे, तो वहां भाग नहीं लेंगे जितने भी, ना तो नर जननांग ना मादा जननांग। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करें
तो जितने भी सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी, अगर हम प्लांट्स में चर्चा करें तो स्टेमन पिस्टिल है, स्टेमन में एंथर है, एंथर में पोलन बनते हैं, पोलन में मेल गैमीट बनते हैं। इसी तरह हम चर्चा करें तो पिस्टिल है, पिस्टिल में ओवेरी है, ओवेरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रोसाइक है, एम्ब्रोसाइक में एग है, एग ही फीमेल गैमीट है। तो इनकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने दे, वहीं इसके बारे में और बता दिया जाएगा। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन डज नॉट अकर। इसका मतलब यहाँ ना तो अर्धसूत्रण होगा जिसे न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, तो यहाँ जब गैमीट्स बनते ही नहीं है, यहाँ जब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर फॉर्म हो ही नहीं रहे प्लांट्स की तरह, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, हम चर्चा करें लैंगिक जनन की, वहाँ अर्धसूत्रण या मियोसिस जिसे न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है काम आएगा। तो मुझे लगता है आपको बखूबी समझ आ गया होगा। तो 6 पॉइंट हैं, आप अच्छे से इनको एक बार 6 स्पेशलिटीज हैं, इनको अच्छे से रीड कर लें। और तो हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं अपने। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आप 3 टाइप्स मैंने बांटे हुए हैं 3 टाइप्स में, और इसमें फर्स्ट अगैमोस्पर्मी, सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और थर्ड है अदर। हाँ जी, अब इस अदर के अंदर ही मैंने स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन लिए हुए हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका एपोमिक्सिस, सेकंड है माइक्रो प्रोपेगेशन एंड थर्ड है पॉलीएम्ब्रोनी। हाँ जी, इन तीनों की चर्चा हम अपने अध्याय चतुर्थ मैं कुछ इस तरह से कहूं, आरबीएससी में 4th चैप्टर आएगा, जहां पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां नाम से, हाँ जी, स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जनन की विशिष्ट विधियां आएंगी पादप में, तो वहां इनका जिक्र किया जाएगा। तो वहीं आपको इनके बारे में बता दिया जाएगा। मैं भी केवल इनके नाम से परिचित कराऊंगा आपको। मैं फिर से 3 काइंड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देता हूं। जिनमें लिखा हुआ अगैमोस्पर्मी जिसे अनिषेक बीजता कहा जाता है, सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, एंड थर्ड है अदर, अन्य कहा जाता है। अन्य, अब अन्य में मैंने 3 मेंशन किए हुए हैं, जिसमें अगर फर्स्ट के बारे में बात करें तो आप एपोमिक्सिस को असंग जनन भी कहा जाता है। असंग जनन के बाद में है माइक्रो प्रोपेगेशन जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन नाम से जाना जाता है। और लास्ट के बारे में चर्चा करें हम तो लास्ट है आपका पॉलीएम्ब्रोन जिसे बहुभ्रूणता के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने कहा कि इन तीनों की एपोमिक्सिस, माइक्रोप्रोपेगेशन, पॉलीएम्ब्रोनी, असंग जनन, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभ्रूणता की चर्चा हम करेंगे अध्याय चतुर्थ में। तो फर्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं अपने अगैमोस्पर्मी। हाँ जी, अनिषेक बीजता। अगर हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें तो आप पहले शब्दार्थ समझ लो। हाँ जी, वर्ड मीन अगर आपको समझ आ गया तो परिभाषा बहुत इजी है। तो इजीली आप इसके शब्द से निकाल ले अर्थ। अनिषेक बीजता, अ बिना, निषेक निषेचन, बीजता बीज बनना। तो नाम से ही पता चल रहा है अ विदाउट गैमस, गैमस दैट मीन फ्यूजन और मैरिज फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड स्पर्मा दैट मीन सीड। तो समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अ काइंड ऑफ a sexual reproduction in which formation of seed takes place
Why without fertilization and progeny is produced by unfertilized seed, unfertilized ovule. तो मैं कुछ इस तरह से इस परिभाषा को अभिव्यक्त करूं कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तथा अनिषेचित बीज द्वारा संतति उत्पादन होगा, तो पूर्ण प्रक्रम कहलाएगा अनिषेक बीजता या अगैमोस्पर्मी। तो बहुत इजी सी डेफिनेशन थी, छोटी सी शब्दार्थ, शायद आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। डेफिनेशन: अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू अनफर्टिलाइज्ड सीड। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें बीजों का उत्पादन बिना निषेचन के होगा तथा संतति या प्लांटलेट, संतति पादप का उत्पादन अनिषेचित बीज द्वारा होगा, और दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज अगैमोस्पर्मी, जिसे अनिषेक बीजता कहा जाता है। दो स्पेशलिटीज यहाँ लिखी हुई हैं ईजीसी। तो क्या विशिष्टता है, नाम से पता लग रहा है ना तो यहाँ कोई गैमीट बनने वाला है क्योंकि यहाँ निषेचन होगा नहीं, बिना निषेचन के जो है यहाँ बीज बनेगा, ओव्यूल से बनेगा। अब ओव्यूल जो बीजांड है उसके के अंदर जो है क्या पार्ट है, कैसे एम्ब्रो बनने वाला है, तो बिना निषेचन के भी संतति उत्पादन संभव है यहाँ। तो ना तो यहाँ मियोसिस होने वाला है, ना यहाँ सिंगैमी होने वाली है, ना ही यहाँ जायगोट बनेगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब गैमीट नहीं फॉर्म होगा तो यहाँ अर्धसूत्रण या न्यूनकारी विभाजन मियोसिस का जिक्र नहीं करेंगे हम। अगर यहाँ गैमीट बन ही नहीं रहे तो गैमीट फ्यूजन नहीं होगा, सिंगैमी नहीं होगी, या एम्फिमिक्सिस जिसे कहा जाता है, उभय मिश्रण कह दें आप, युग्मक संलयन कह दें आप, और ना युग्मक संलयन होगा, ना ही द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा, ना ही जायगोट बनेगा। लेकिन यहाँ द्विगुणित संतति उत्पादन होगा बिना निषेचन के। द्विगुणित कैसे बनेगा, तो स्पोरोफिटिक सेल्स काम आती है यहाँ। हाँ जी, जो स्पोरोफिटिक सेल्स हैं जिन्हें बीजाणुद्विध कोशिकाएं कहा जाता है। अगर हम बीजांड के बारे में बात करें तो बीजांड में एम्ब्रोसेक के जस्ट बाहर भ्रूण कोश जिसको कहा जाता है, जिसमें भ्रूण बनता है, उस एम्ब्रोसेक जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, हाँ जी, जिसके अंदर मादा युग्मक बनेगा, एग बनता है, उसके बाहर जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो सब स्पोरोफिटिक हैं। उसके जस्ट बाहर की तरफ बीजांडकाई कोशिका मिलती है जिसे न्यूसिलर सेल्स कहा जाता है। और भी अगर हम कहें, पूरे ओव्यूल को कवर करने वाली इंटेग्यूमेंट्स होती है, इंटेग्यूमेंट की सेल कहलाती हैं, इंटेग्यूमेंट्री सेल। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये डिप्लॉयड होती है कंडीशन में, स्पोरोफिटिक होती हैं, और इनसे अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन भी अगर प्रोजेनी बनेगी तो आप सभी को बखूबी समझ आ गया है, डिप्लॉयड होगी कंडीशन में। तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर था, अनिषेक बीज था। नेक्स्ट जो आपका चलेगा वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डालेंगे। तो आप बने रहें सभी हमारे साथ। तो वक्त आ गया है आप सभी से अलविदा लेने का, लेकिन इस दिल को दूरी कहाँ बर्दाश्त है। दूरी भी जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा, आपको हमारी याद भी आती है। तो अलविदा लेने से पहले if you have any doubt or any problem you can comment in comments box. I will solve out it in next video. और
And finally, at the end, I have to say, please, please subscribe the channel and press the icon bell so you could get more and more educational videos time to time. And you can also like, comment and share अगर अच्छा लगे तो. आप सभी से आज के लिए अलविदा लेता हूँ. थैंक यू सो मच.